हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। आज से हम एक नया पेड कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक। और ये जो पेड कोर्स है, ये इस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। इस पेड कोर्स में आपको इस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन दिया जाएगा। अब आप कहोगे कि सर ये बुक ही क्यों चॉइस किया आपने? तो देखो, इसका भी एक रीज़न है। इस समय जो मार्केट में जो सबसे बेस्ट बुक, अगर मैं आपको बोलूँ सबसे बेस्ट बुक की बात करूँ, जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल के लिए जो सबसे बेस्ट एग्ज़ाम 2022 के लिए, तो उसके लिए जो बेस्ट बुक है वो पिनक्कल की है। क्योंकि इसमें क्या किया है, इसमें 6800 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, और वो जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो टीसीएस के क्वेश्चन हैं, और सितंबर 2021 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब इसमें कवर किए गए जो कि टीसीएस ने कराए हैं। ठीक है, तो 2019 के पूरे सवाल हैं, मतलब 18 के भी हैं, 18 के हैं, 19 के हैं और 2020 के हैं, और 2021 तक के इसमें सवाल कवर किए गए हैं। तो अगर आपको अपडेटेड पैटर्न्स के हिसाब से पढ़ाई करनी है, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये बुक जो है बहुत ही बेस्ट बुक है। ठीक है, और एक बुक हम पहले से ही करा चुके हैं जिसका नाम है राकेश यादव की संतान की सौगात का, तो उसको हम पहले से करा चुके हैं। उसमें कुछ चैप्टर बाकी हैं जो कि हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको एसएससी सीजीएल 2022 अगर आपको निकालना है और मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 चाहिए, ठीक, प्री के हिसाब से, और 200 बटे 200 चाहिए मेंस के हिसाब से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस बुक को 2-3 बार आपको लगाना पड़ेगा। ये बुक लगाने का मतलब यही है कि इसमें आपको अपडेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस बुक का पूरा पेड कोर्स अगर आप मैं आपको कराऊंगा, डेली आपको 2 वीडियो दूंगा। ठीक है, 2 वीडियो। अब ये डेमो चल रहा है तो आपको ये यूट्यूब पे फ्री मिल जाएगा। उसके बाद आपको पूरी वीडियो पेमेंट करने के बाद ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी फ़ीस की बात करें तो फ़ीस कितनी है, तो देखो ये पूरी जो आपको कोर्स जो होगा वो 1200 में आपको पूरा कोर्स आपको ज्वाइन करने के लिए आपको इतना दिया जाएगा। ठीक है, और ये बिल्कुल मिनिमम फीस है। ठीक है, तो अगर आपको कोई ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, 82 99 81 86। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी को ज्वाइन करना है। तो ये था आपका पूरा इसमें क्या क्या होना है, क्या क्या नहीं होना है। ठीक है, पूरा मैंने बता दिया। बहुत ही बेस्ट बुक है सीजीएल के हिसाब से। ठीक, अब मैंने इसमें जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो है चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट किया है परसेंटेज, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। क्योंकि देखो, प्रतिशत सबसे पहले पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है। ये क्या है, बेसिक चैप्टर। और जब तक आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तब तक आप टफ से टफ क्वेश्चन कवर नहीं कर सकते। फिर भी मैं अगर इसको जब मैं अभी आपको सॉल्व कराऊंगा तो आपको पता चलेगा यहाँ पे बेसिक का मतलब ही नहीं है, क्योंकि अब जो लेवल है ना बहुत हाई हो चुका है। ठीक है, तो आपको बेसिक तो पहले से बेसिक आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो एक मैंने पेड कोर्स चलाया था राकेश यादव सर के, तो उसको आप देखिए, उससे आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो क्या होंगे, हाईली टफ होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा ही टफ होंगे। ठीक, क्योंकि अपडेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन आपको बाई चांस नहीं समझ में आता है तो आप उसको क्या करिए, आप उसको दोबारा देखिए जब तक आपको समझ में ना आए। उसमें थोड़ा आप दिमाग भी लगाइए। ठीक, क्योंकि दिमाग आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो लीनियर क्वेश्चन नहीं आ रहे, कम से कम 7-8 लाइन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये था परसेंटेज। तो परसेंटेज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका पहला परसेंटेज का पहला वीडियो है। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक के क्वेश्चन को कवर करूँगा। ठीक है, और अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ, जब इसका आप बुक खरीदेंगे तो आप जब देखेंगे तो परसेंटेज में 288 मतलब 288 क्वेश्चंस हैं इसमें, तो आप समझ सकते हैं। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो मैं 50 क्वेश्चन कवर करूँगा, जहाँ कोशिश करेगी तो मैं 25 क्वेश्चन कवर करूँगा। तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन को कवर करूँगा, और जल्दी क्वेश्चन मतलब सिलेबस को ख़त्म करने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो कोई भी अगर इस पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, 82 99 81 86 78। अपडेटेड क्वेश्चन इसमें आपको सब किए जाएंगे और बिल्कुल इजी मेथड से बताया जाएगा, जो मेथड आपको एग्जाम में लगाना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पूरा पता चल गया होगा। फिर भी अगर कोई इंक्वायरी लेनी है तो आप मुझे इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट सोल्यूशन मैं आपको दूंगा 1 से 25 तक का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको बेसिक देखना है तो पहले आप बेसिक, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो बेसिक आप कहाँ से कवर करेंगे, राकेश
यादव का जो मैंने कोर्स लाया था यूट्यूब पे डाला है, ठीक है। तो वहाँ से आप बेसिक कवर करेंगे, आप उसका पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 300 रुपये पे करके वो पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ से आप बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद इस बुक को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका यूजफुल हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कह रहा है चमन लाल, अरशद और जगजीत, कह रहा है एक इलेक्शन में क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। तो 3 लोग हैं जो एक इलेक्शन में चुनाव लड़ते हैं। ऑल द वोटर्स पोल वर वैलिड, मतलब जितने भी वोट डाले जाते हैं वो सब क्या है, वैलिड है, कोई बेकार नहीं है। अरशद वोट 35% ऑफ टोटल वोट्स। देखो 3 लोग हैं, एक चमन लाल है तो लिखेंगे सी, अरशद है तो लिखेंगे ए, और जगजीत है तो लिख देंगे जी। तो तीनों क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। अरशद को 35% मिलता है टोटल वोट का। तो अरशद को कितना मिलता है, 35%, तो लिख दो 35%। तो अरशद को कितना मिला, 35% मिला। चाहे आप टोटल वोट मान लो, टोटल वोट है 100% है, तो 35% किसको मिला, अरशद को, ठीक है। फॉर एवरी 35 वोट्स चमन लाल गोट 14 वोट्स। देखो अरशद का तो अरशद को कितना मिला, 35% मिला, लेकिन चमन लाल को उन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया। चमन लाल को कितना दिया, 35 में 14 मिलते हैं उसको, ऐसे समझ लो, मतलब हर 35 पे। तो देखो 14 उसको मिलते हैं हर 35 पे। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। उन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया, अरशद का डायरेक्ट दिया, लेकिन चमन लाल को उन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हर 35 वोट पे 14 वोट उसको मिलते हैं। तो देखो इसको आप परसेंटेज में निकाल सकते हैं। तो 7 से काटोगे 2 बार, 7 से काटोगे 5 बार, 5 इसको काट देगा 20 बार, 20 का गुणा 2 में करोगे 40%। मतलब वो इनडायरेक्ट दे रहा है आपको, इनडायरेक्ट दे रहा है कि देखो हर 35 वोट पे उसको 14 वोट मिलते हैं। किसको, चमन लाल को, हर 35 वोट पे 14 वोट मिलते हैं चमन लाल को। तो मतलब कितना मिल गया, जब इसका हम परसेंटेज निकालेंगे तो चमन लाल को कितना मिलता है, अच्छा अरशद को 35% मिला। तो अरशद यहाँ पे हमने गलत लिख दिया, अरशद यहाँ पे आएगा। अरशद को कितना मिला, 35%, ठीक। फिर से यहाँ कर लेते हैं। देखो ये चमन लाल, ये अरशद और ये जगदीप। तो देखो क्या कह रहा है, अरशद को 35% वोट मिलते हैं कुल वोट का। तो कुल वोट मान लेते हैं 100%, ठीक। तो अरशद को कितना मिला, 35%। और चमन लाल का अभी भी निकाला। चमन लाल का देखो, चमन लाल को हर 35 वोट पे कितना मिल रहा है, 14 वोट मिल रहा है। तो 14 वोट मिल रहा है किस पे, 35 पे इंटू 100। तो यहाँ परसेंटेज निकाल लेंगे उसका। तो 7 से काटोगे 2 बार, 7 से काटोगे 5 बार, 5 इसको काट देगा 20 बार, और 20 चौके 40, मतलब 40 मिल रहा है किसको, चमन लाल। अब खुद बताओ टोटल वोट कितने, 100% है, कोई बेकार गया नहीं। चमन लाल को 40 मिला, अरशद को 35 मिला, तो टोटल इन दोनों कितना मिलेगा, 75। तो बचा कितना, 25%। 25% कितना किसको मिला होगा, जगजीत को मिला होगा। उम्मीद यहाँ करते हैं, उम्मीद करते होंगे कि आप यहाँ तक आ गया होगा आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर चेंज कर ले। अब देखो आगे क्या बढ़ता है, द विनर गोट 4,950 मोर वोट्स। मतलब जो जीता है उसको 4,950 ज़्यादा वोट मिले देन द पर्सन हु रिसीव द लीस्ट नंबर ऑफ वोट। मतलब जो जीतने वाले को सबसे कम वोट मिलने वाले से इतने ज़्यादा वोट मिले। अच्छा खुद देखना कितने वोट ज़्यादा मिले, 4,950। तो देखो भाई, देखो जीता कौन है, अगर मैं बात करूँ तो जीता कौन है, चमन लाल। और सबसे कम वोट मिले किसको, तो जगजीत को। इन दोनों का अंतर कितना दिया है भाई, इन दोनों कि अगर मैं कहूँ चमन लाल को 40% वोट मिला और जगजीत को 25 मिला, तो कितने परसेंट से जीत गया, तो कहोगे 15%। जबकि 15% की वैल्यू देखो कितने वो दिया, एक्चुअली वैल्यू कितनी दी है, 49। यहाँ पे अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूँ तो 15 से भाग करूँगा, 15 3 45, 15 3 45। तो 1% इतना है। अगर मुझे टोटल वोट निकालना है तो टोटल वोट कितना है, 100%। 100 करने के लिए यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें 100% ये हो जाएगा, इसमें करूँगा तो 3330 हो जाएगा। ये टोटल वोट्स है। ये पूछा गया था फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, मतलब टोटल वोट्स निकालने जो कि कितने, तो 33,000 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। तो ऐसे सवाल आप मिल रहे हैं, ठीक है। आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, अगर आप दिमाग नहीं लगाओगे तो समझ लो सवाल आपको समझ में नहीं आएगा। फिर भी अगर किसी बंदे को ये सवाल पहली बार समझ में नहीं आया है तो आप इसको दोबारा से देखिए, आपको पक्का समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल, बहुत ही पूरा ईजिली बताया, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है a certain number of students from X appeared in the examination। मतलब कह रहा है X से कुछ स्टूडेंट एग्जाम में अपियर होते हैं एंड 20% स्टूडेंट फेल्ड फ्रॉम स्कूल Y, 130% मोर स्टूडेंट देन दैट फ्रॉम स्कूल X appeared in the same examination. If 90% of the total number of students appear both schools pass, then what is the percentage of student from Y who failed? ये आपको निकालना। देखिए सवाल क्या है, बहुत इजी सवाल है।
कह रहा है एक स्कूल एक्स है जहाँ से कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, एग्जाम में अपियर होते हैं और वहाँ 20% क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। अच्छा खुद बताओ 20% फेल हो जाते हैं तो 80% क्या होते हैं, पास। ये चीज़ आपको लेके चलनी होती है, ठीक है। 20 फेल हो गए तो 80 पास हो गए, ठीक। फ्रॉम स्कूल वाई, एक दूसरा स्कूल वाई है, ठीक है, जहाँ पे 130% स्टूडेंट ज़्यादा हैं किसकी तुलना में, एक्स की तुलना में। यदि दोनों स्कूल की अगर हम पास परसेंटेज की बात करें तो 90% स्टूडेंट है जो दोनों स्कूल में पास हो जाते हैं। तो कह रहा है वाई में कितने लोग फेल होते हैं आपको बताना, ठीक। तो देखो ये सवाल, अब ये सवाल आ गया तो ये सवाल किससे हो गया, एलिगेशन से। एलिगेशन एक मेथड है, क्या है, मेथड। तो कैसे करते हैं, क्योंकि ये है स्कूल एक्स और ये स्कूल क्या है, वाई, समझना। अगर मैं देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे टोटल पास कितना दिया है, टोटल पास कितना दिया है 90%। भाई दोनों में पास कितना 90%, तो टोटल लिखते हैं यहाँ पे 90%। अब मैं देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पास लिखा है, टोटल पास लिखा है, दोनों का पास लिखा है टोटल में, तो यहाँ एक्स वाला भी पास लिखेंगे, वाई वाला भी जो आएगा वो भी पास होगा। तो भाई देखो एक्स वाले में कितने परसेंट फेल हुए थे 20, तो पास कितने होंगे 80%, 80%। तो हमें ये निकालना है, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और दिया है, देखो कह रहा है वाई में जो स्टूडेंट्स है ना वो 130% मोर है किसकी तुलना में, एक्स की तुलना में। 130%, देखो 130% क्या होता है, 130/100, 0 0 कट गया। तो अगर मैं एक्स को 10 मान लूँ, उसमें 13 ज़्यादा होंगे वाई में। वाई में कितने होंगे, एक्स को अगर मैं 10 मान लूँ तो वाई में कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। ये नंबर बताता है, नीचे जो लिखा जाता है वो नंबर बताता है। अब देखो अब एलिगेशन कैसे लगता है, अब एलिगेशन का खेल देखो। इसका अंतर कितना है, तो आप कहोगे 10। इसका अंतर क्या है, 10, ठीक। इसका अंतर क्या है, 10 है। तो भाई देखो यहाँ पे देखो इसका अंतर 10 है। तो भाई अगर मैं बात करूँ 23 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 23 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/23। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100/23। तो 100/23 को जब भाग करोगे तो 4 बार चला जाएगा, 92, 8 बचा, यहाँ 23, यहाँ आ जाएगा 4 सही 8/23। अब समझना है कितना आएगा, ठीक ठीक। ये परसेंटेज है पूरा, ये भी परसेंटेज, अब समझना है। अब देखो क्या समझना, ये जो एलिगेशन जो हम लोग मेथड लगाते हैं ना, इसमें ये जो होता है ना, ये बीच का होता है। ये जो बीच में नंबर लिखे हैं बीच का होता है, मतलब एक से बड़ा होता है, एक से छोटा होता है। तो इससे तो बड़ा, तो इससे क्या होगा, छोटा होगा, मतलब ये वैल्यू इससे क्या होगी, बड़ी होगी। तो भाई देखो इनका ये अंतर लेते हैं, इनका अंतर, इसका अंतर क्या है, 10 आया। इसका अंतर हम लोग लेंगे ताकि बड़ा आ जाए। मतलब जब भी ऐसा आया करे तो देखो इसको आप क्या करो, इसका अंतर मतलब क्या होगा, इसका अंतर क्या लेके ये आ जाए, तो आप क्या करोगे, इसको इसमें जोड़ दो, ये आ जाएगा 94 सही 8/23। भाई जो इसका अंतर यही तो आ रहा है, क्योंकि इसका अंतर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इसका अंतर इसमें हम क्या ले लें कि इसका अंतर भी आ जाए, तो जोड़ दिया तो ठीक। तो ये जो एलिगेशन होता है ये बीच वाली वैल्यू होती है, ये बीच वाली वैल्यू होती है, मतलब इससे एक से बड़ी होगी, एक से छोटी होगी। तो इससे तो बड़ी है, इससे छोटी होनी चाहिए, इसलिए हम इसको क्या कर दी, जोड़ दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इतना, ये जानते हो क्या है, 94 से 8/23, ये आया पास। मतलब वाई में इतने लोग पास हुए, लेकिन हमें पास तो निकालना नहीं, हमें क्या निकालना, फेल। तो जो खुद बताओ 94 समथिंग पास हुए, 94 समथिंग पास हुए, तो फेल कितने होंगे, 5 समथिंग, 5 के आसपास या 6 के आसपास फेल हुए होंगे, 5 समथिंग, मतलब 5 से कम ही फेल हुए होंगे ना, मतलब 6 से थोड़ा कम ही फेल हुए होंगे, ठीक है। तो 6 तो ले नहीं सकते, तो देखो यहाँ पे तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं ले सकते। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सर मैं भाई देखो 94 से ज़्यादा लोग पास हुए, 94 ज़्यादा, कुछ ज़्यादा लोग पास हुए। तो भाई देखो 100 में जब 94 से कुछ ज़्यादा घटाओगे तो 6 से कुछ कम ही आएगा, और 6 से कम एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो बहुत ही ईजी मेथड हमने बताया, फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम होती है फिर भी आप इसको 2-3 बार देखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है बाय मिस्टेक द रेसिप्रोकल ऑफ positive fraction got type in the replace of itself, there is a value got reduced 175/4%. what was the value of fraction? तो कह रहा है देखो, कह रहा गलती से हमने क्या कर दिया, एक भिन्न था, एक फ्रैक्शन थी, गलती से एक फ्रैक्शन का हमने क्या कर दिया, उसको गलती से रेसिप्रोकल टाइप कर दिया। रेसिप्रोकल मतलब होता है जैसे कि ये x/y था, तो उसको हमने गलती से क्या कर दिया, y/x कर दिया, उल्टा टाइप कर दिया। इससे क्या हुआ कि हमारा उत्तर क्या हुआ, 175/4% कम आया, रिड्यूस हो गया। तो कह रहा व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन, तो कह रहा जो फ्रैक्शन थी उसका मान बताइए। तो ऐसे सवाल देखो कभी भी आ जाए ना, इसका सही मेथड क्या होता है, ऐसे सवाल कभी भी आ जाए तो इसका बेस्ट मेथड, बेस्ट अप्रोच क्या होता है, ऑप्शन से सवाल कीजिए। किससे करिए, ऑप्शन से। देखो मैं ऑप्शन उठाता हूँ, मैं ऑप्शन उठाता हूँ, ऑप्शन नंबर बी।
ऐसे सोचो, मान लो मुझे फ्रैक्शन लेनी थी 4/3, लेकिन मैंने क्या ले लिया, उल्टा ले लिया, 3/4 ले लिया। तो देखो 4/3 लेनी थी, 3/4 ले लिया। तो ऐसे सवाल में मैं क्या करता हूँ कि ये जो 3 और ये जो 4 है ना, मुझे एक नंबर लेना पड़ेगा। तो 3 और 4 का मैं एलसीएम ले लूँगा। तो 3 4 का एलसीएम क्या आएगा, 12। तो मैं 12 का मतलब मुझे संख्या क्या लेनी है, 12 लेनी है। तो 12 का मल्टीप्लाई यहाँ करना होगा, 12 का मल्टीप्लाई यहाँ करना होगा। ठीक, तो जब मैं इसमें 12 का मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ 16 आ जाएगा, इसमें 12 का मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा, 9 आ जाएगा। मतलब 16 संख्या सही क्या आनी चाहिए, 16, लेकिन गलत क्या आ गई, 9 आ गई। तो कितना कम आया, 7 किस पे, ये हमारा आ रहा है, ये फ्रैक्शन आ रही है। अब देखो क्या ये इतनी कमी आ रही, भाई देखो कमी इतनी आ रही, क्या ये इसके बराबर है कि नहीं। अब देखो चेक कर लो, अगर तुम 175/4 परसेंटेज जब हटता है तो नीचे क्या आता है, इंटू 100 आता है। तो भाई 25 से काटोगे 7 आएगा, 25 से काटोगे 4 आएगा, क्या आएगा, 7/16। मतलब जो हमने ऑप्शन लिया था ना, वो देखो क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। जो ऑप्शन लिया वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दिया जाएगा। उम्मीद करता है क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आए, जब भी ऐसा सवाल है, आपको क्या करना है, ये अप्रोच अपनानी है। ठीक है, ये सब अप्रोच मैंने राकेश सर की जो बेसिक मेथड है उसमें सब मैंने बताया। ठीक, ये अप्रोच अपनानी है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो कह रहा है द इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन द इनकम ऑफ बी। ठीक, कह रहा है ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से 20% कम है। तो यहाँ पे देखो ए बी सी डी की बात हो रही। तो द इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन इनकम ऑफ बी, द इनकम ऑफ सी इज 70% द सम ऑफ इनकम ए एंड बी, द इनकम ऑफ डी इज 20% मोर देन द इनकम ऑफ सी। इफ द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ बी एंड डी इज 23,000 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। बहुत ही आसान सवाल है, देखो इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है। कह रहा ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से 20% कम है। ए की इनकम 20% क्या होता है, 20% होता है 1/5, कम है मतलब नहीं, मतलब बी से कम है ना, तो बी को 5 मान लो, इससे ए को क्या मानना पड़ेगा, 4। आगे देखो, ठीक है। और सी की इनकम जो है, सी की इनकम जो है वो बी और सी की इनकम जो है वो 70% है किसका, ए और बी के सम की। तो ए और बी का सम क्या आएगा, 9, इसका 70% क्या हो जाएगा, 7/10, मतलब हो जाएगा 6.3। तो हो जाएगा सी क्या आ जाएगा, 6.3। ठीक, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक, आगे देखो क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस इफ द इनकम ऑफ डी, द इनकम ऑफ डी मतलब डी की जो इनकम है, डी की जो आय है वो सी से 25% ज़्यादा है। भाई सी कितना है, सी है 6.3, उसके 25% ज़्यादा। 25% क्या होता है, 25% होता है 1/4, और ज़्यादा है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5/4। तो इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये हो जाएगा 6.3 × 5/4। अब देखो हमें ए भी पता चल गया, बी भी पता चल गया, सी भी पता चल गया, डी भी पता चल गया। अब आगे क्या बता रहा है, कह रहा है आगे क्या बता रहा है, देन द व्हाट इज द इनकम ऑफ ए। आगे देखो यहाँ पर द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ बी एंड डी, मतलब बी और डी के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 23,000 है। तो कह रहा था इनकम ऑफ ए का इनकम बताइए। तो भाई देखो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जब जितने भी चीज़ लिखते हैं ना हम लोग, ये रेशियो में लिखते हैं, इसमें लिखते हैं रेशियो में, ये रेशियो होते हैं। ठीक, तो रेशियो में देखो ये 4 आ रहा है, तो इस 4 को हटाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, सबसे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो इसमें 4 का करूँगा तो 16, इसमें करूँगा तो 20, इसमें करूँगा तो क्या आ जाएगा, 4 का करूँगा तो 12, एक हाथ से 24 25, तो 25.2। इसमें करूँगा तो इसमें तो 4 का करूँगा तो 4 4 कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा, और ऊपर 5 का मल्टीप्लाई कर दूँगा तो क्या जाएगा, 31. आप ध्यान दें, कह रहा है बी और डी की इनकम का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ बी एंड डी। तो बी और डी के बीच के डिफरेंस, इनकम के डिफरेंस कितना है, 23,000 है। तो अब देखो बी कितना मेरे हिसाब से 20 है, और डी कितना है 31.5। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, 11.5। हम लोग के हिसाब से 11.5 यूनिट आ रहा है, जबकि सवाल में कितना दिया है, 23,000। तो भाई यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकाल नहीं सकते हो आप। 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो पॉइंट हटेगा, यहाँ पे क्या रहेगा 0। ये इसको काट देगा कितनी बार, इसको काट देगा 2000 बार, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2000 होगी। ठीक, कह रहा है एक इनकम बताओ। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू 2000 है, एक ही बताना है, एक कितना 16 यूनिट। 1 यूनिट 2000 है तो 16 यूनिट क्या हो जाएगा, 32,000। 32,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता है आपको समझ में आया। बहुत ही ईजी मेथड से मैंने बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट आता है तो आप क्या करिए, किसी भी सवाल में कोई डाउट आता है, डाउट आएगा, क्योंकि पहली बार समझना थोड़ा आसान होता है, कठिन होता है। तो जब पहली बार डाउट आए तो आप दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, चबारा देखिए, जितनी बार जब तक वो समझ में ना आए उसको देखते रहिए, आपका पक्का वो सवाल रट जाए। ठीक,
यही आपको करना है। एग्जाम से पहले आपको जितने भी इसमें सवाल दिए हैं 6800 सवाल, वो सब आपको रट के जाने हैं। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कह रहा इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स आर मेल एंड द रेस्ट आर फीमेल्स। मान लो देखो 100% वोट था, इसमें से 55 क्या है ये मेल है और बचा कितना 45 ये क्या है फीमेल। ठीक, if 40% of male are illiterate and 40% of females are illiterate, then by what percentage is the number of illiterate females more than that if the illiterate males is। देखो समझ आते हैं लोग। करेक्ट, एक निर्वाचन क्षेत्र है, कह रहा है जहाँ कुल मतदाताओं का, कुल मतदाता हमने मान लिया 100%, कुल मतदाताओं का 55% पुरुष है। तो मान लेते हैं 100% है, उसमें से 55% क्या है पुरुष है और 45% क्या है फीमेल है, मतलब महिला है। आप तो क्या करें, यदि 40% मेल, मेल के कितने 40% इलिटरेट है, इलिटरेट मतलब पढ़े लिखे नहीं है, तो भाई देखो मेल कितने 55, इसका 40% निकालोगे तो 2/5, 5 से काटोगे क्या 11, 11 दूनी 22, मतलब 55 में से 22 लोग ऐसे हैं जो इलिटरेट है, इलिटरेट मतलब पढ़े लिखे नहीं है। तो बच्चे कितने 33 कैसे होंगे, एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे। समझ में आया? अब देखो आगे पढ़ते हैं। 40% ऑफ फीमेल्स आर लिटरेट, 40% फीमेल, भाई फीमेल कितनी 45, तो 45 में 40% 2/5 होगा, यहाँ हो जाएगा 9 बार कटेगा, 9 दूनी 18, तो 18 45 में से 18 महिलाएं जो हैं वो कैसी हैं, पढ़ी लिखी मतलब एजुकेटेड है। तो बच्चे कितने 27 कैसे हो जाएंगे, इलिटरेट हो जाएंगे। अब देखो पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है, कह रहा है व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल्स, इलिटरेट फीमेल्स मतलब जो फीमेल्स हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, इलिटरेट फीमेल्स, मोर देन डैट इफ द इलिटरेट मेल्स। तो मतलब कह रहा है जो इलिटरेट फीमेल्स हैं, इलिटरेट फीमेल्स कितने 27 और इलिटरेट मेल्स कितने 25, तो कह रहा है वो कितने % ज़्यादा है। तो भाई देखो ये इलिटरेट फीमेल्स हैं, ये क्या मेल्स हैं, तो कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, किससे तुलना हो रही, मेल से। 22 नीचे कर दो। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ काट लो, 2 से काट लो तो आएगा 50, 2 से काट लो क्या है 11, जाएगा 250/11, भाग करोगे तो 22, 3 बचा, फिर 22, तो 22 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो बहुत ही ईजी सवाल था, जैसे बस सवाल को पढ़ते जाइए आंसर आपको मिलता जाएगा। ठीक है, इस टाइप के सवाल बहुत ईजी होते हैं, बस आप उसको पढ़ते जाइए और आपका आंसर मिलता जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, हाँ, कह रहा है इन अ वर्कशॉप विद 80 स्टूडेंट्स एंड 10 रिसोर्सेज पर्सन्स, स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एट द एंड ऑफ वर्कशॉप, द अमाउंट स्पेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स टू ईच स्टूडेंट्स वर 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द अमाउंट स्पेंट टुवर्ड्स ईच रिसोर्सेज पर्सन वर 40% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द टोटल अमाउंट स्पेंट फॉर स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज द वर्कशॉप वॉज। देखो बहुत ही आसान सवाल है, सवाल बहुत ही आसान है। कह रहा है देखो एक कार्यालय है, एक वर्कशॉप है जहाँ पे 80 क्या है स्टूडेंट्स हैं, 80 क्या है स्टूडेंट्स हैं, ठीक, और 10 क्या है रिसोर्सेज पर्सन आरपी लिख दिया है। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है तो 80 स्टूडेंट है और 10 क्या है रिसोर्सेज पर्सन। अब देखो यहाँ पढ़ो, द अमाउंट स्पेंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स टू ईच स्टूडेंट में 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब देखो प्रत्येक छात्र को जो मिठाई मिलती है वो टोटल का कितना मिलती है, प्रत्येक छात्र को जो मिठाई मिलती है वो टोटल कितना मिलती है 30% मिलती है। ये चीज़ समझ में आई? प्रत्येक छात्र को मिठाई बांटने के लिए खर्च की राशि, मतलब प्रत्येक छात्रों को मिठाई बांटने के लिए जो खर्च की गई राशि है वो क्या है, वो छात्रों की कुल संख्या कितना है 30%। भाई देखो टोटल छात्र कितने 80, इसका 30%, 30 मतलब 3/10, इसका जो करोगे कितना है 24, मतलब ये प्रत्येक छात्र की है, जबकि छात्र कितने 80 × 24 कर देंगे, ये छात्रों की कुल मतलब छात्रों को जितना पैसा दिया गया वो आया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक, द अमाउंट स्पेंड टुवर्ड्स ईच रिसोर्सेज पर्सन वॉज 40% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 80। अब रिसोर्सेज पर्सन्स को एक मिठाई देने के लिए जितना खर्चा आता है वो टोटल का 40% है, जो कि यहाँ पे दिया है। रिसोर्सेज ईच रिसोर्स पर्सन को
जो अमाउंट मिठाई देने के लिए जो अमाउंट लगता है वो टोटल स्टूडेंट्स की कितना 40%, तो इसका 40% निकाल दो 45 एंड 10 तो कर दो क्या आ जाएगा 32। तो भाई हर रिसोर्सेज पर्सन को हर एक रिसोर्सेज पर्सन कितना दिया रहा है 32 दिया रहा है, जबकि कितने 10 है, यहाँ पे 32 इंटू 10 कर दो तो ये आ जाएगा 1920 और ये हो जाएगा 320 तो हो जाएगा 0 4 2 तो 2240 इतना पैसा लगेगा अगर आप दोनों को देना चाहते हैं। द टोटल अमाउंट स्पेंड फॉर स्यू डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्कशॉप, तो टोटल अमाउंट कितना लगेगा अगर इन दोनों को मिला के देखा जाए। भाई देखो हर स्टूडेंट को कितना दे रहा है 24 रुपये, 24 रुपये लग रहा है। हर स्टूडेंट पे कितना खर्चा आ रहा है मिठाई देने में 24 आ रहा है, जबकि स्टूडेंट कितने 80 हैं तो कितना हो जाएगा 1920। जबकि हर रिसोर्स पर्सन को हर एक रिसोर्स पर्सन के ऊपर कितना लग रहा है 32 लग रहा है, जबकि कितने रिसोर्स पर्सन है तो 10 है, तो गुणा कर दोगे 320 हो जाएगा। और इनको जोड़ दो क्या आ जाएगा 2240 हो जाएगा। तो बहुत ईजी सवाल था 2240 ऑप्शन नंबर। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। ये आप तो मतलब ऐसे ही निकाल सकते हैं, इसमें क्या है क्वेश्चन को पढ़ना है आंसर निकालना है, ये सवाल इतना टफ नहीं है। ठीक है आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, मतलब इसकी वैल्यू बतानी है। देखो 25% 480, तो 480 का 25%, 480 का 25%, 25% क्या होता है 1/4 होता है, करोगे तो 120 आ जाएगा। प्लस 30% ऑफ 500, 500 का 30% निकालोगे तो 30/100 इंटू 500, तो दो जीरो गए और 30 में 5 का गुणा करो क्या आएगा 150 आ जाएगा। और 90 का x%, तो 90 का x%, x अपॉन 100 करोगे तो क्या आ जाएगा 9x/5, तो एक जीरो कट जाएगा ना। बचे 35% ऑफ 900, 35% ऑफ 900, 35 इंटू 900 परसेंट है तो अपॉन 100, तो दो जीरो गए करो क्या आ जाएगा 315 आ जाएगा 300। तो भाई देखो उसको जोड़ोगे 270, ये 270 वहाँ जाएगा क्या आ जाएगा 45, तो 9x/10 की वैल्यू क्या आ गई 45, और इसको ये काट देगा 5 बार तो x की वैल्यू क्या आ गई 50। मतलब यहाँ x की वैल्यू कितनी है 50 है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करता है वो समझ में आएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या सर, एक इलेक्शन होता है, इन इलेक्शन कैंडिडेट एक्स वोट 70% ऑफ ओवरऑल वैलिड वोट इफ 20% ऑफ ओवरऑल वोट्स आर डिक्लेयर इनवैलिड एंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज 64,000, देन द फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन द फेवर ऑफ द कैंडिडेट्स। तो देखो बहुत ही आसान सवाल है, सवाल में कुछ है नहीं। खैर एक चुनाव है, ठीक है, चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों का 70% मिलता है। ठीक है, यदि कुल मतों में से 20% अवैध घोषित हो गया है और कुल मतों की संख्या 64,000 है, तो कह रहा है उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के वैध मतों की संख्या कितनी है। बहुत ही आसान सवाल है। मान लेते तो टोटल वोट कितने दिए, टोटल वोट दिए 64,000। अब इस 64,000 में टोटल वोट है, ठीक, कह रहा है 20% जो है वो वैलिड चलेगा, इनवैलिड चलेगा, तो क्या बच्चा कितना होगा 80%। 80% का मतलब समझ रहे हो, 80% का मतलब हो गया 80%, 80/100 तो करोगे 4/5, ठीक कितना है, ठीक। अब जो है इन द इलेक्शन कैंडिडेट एक्स वोट 70% ओवर ऑफ वैलिड वोट, तो ये वैलिड वोट है, ये टोटल वोट था, इसमें इनवैलिड हटा दिया तो क्या आ गया वैलिड वोट आया। अब इसका 70% वैलिड वोट का 70% किसको मिला एक्स को मिला, और एक्स का तो निकालना है, इसका 70% कर दोगे तो 7/100 हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा। इसको काटो कट गया, ठीक है, इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है, इसको इससे भाग कर दोगे तो क्या जाएगा 128 जीरो आ जाएगा, यहाँ बस गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 128 गुणे 28, तो आखिरी में आएगा 4 या 6 8 दूनी 16 तो 22, 2 हाथ से 8 कम 8 और 10 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 256 हो जाएगा 4 8 5 3 और यहाँ पे आखिरी में 0, तो देखो 3 5 8 4 0 का ऑप्शन नंबर ए इस तरह राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप ये भी देखो आखिरी में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो किस ऑप्शन में 4 यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो है नहीं, यहाँ से आप लगा सकते हैं, समझ में। तो आप ऐसे भी आप सवाल को कर सकते हो। तो बहुत ईजी सवाल था, सवाल में कुछ था नहीं। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है सर, इफ ईच एज ऑफ ट्यूब इज इंक्रीज 10% एंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट इज एरिया इज, तो बहुत ही आसान सवाल है। देखो ध्यान देना, ये सवाल परसेंटेज में होते हैं, ये फॉर्मूला बेस होते हैं, फॉर्मूला बेस। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सवाल बिल्कुल चला गया, ठीक। तो हम बात करें क्यूब की, ठीक, तो क्यूब की अगर मैं बात करूं तो क्यूब में ये क्यूब होता है, मैं क्यूब बना दे रहा हूं, ठीक, ये क्यूब होता है।
क्यूब में क्या होता है कि सभी साइड जो होते हैं सभी साइड बराबर होगा। अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा, ये भी ए होगा। तो अगर मैं बात करूँ क्यूब में, तो क्यूब के वॉल्यूम, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यूब। ठीक ठीक। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया की बात करूँ तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 4a²। ठीक। टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ तो टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। तो यहाँ पे देखो क्या बात हो रही है, देखो यहाँ पे एज, इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीज 10%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। देखो ध्यान देना, जब भी ऐसा सवाल है ना, तो देखो आपको अगर साइड दिया हो, क्या दिया हो, साइड दिया हो, साइड दिया और आपसे क्या पूछ ले, एरिया पूछ ले और परसेंटेज में पूछ ले, ये सवाल बहुत आसान होता है। देखो साइड कितना दिया, साइड को कह रहा है 10%, यदि हम बढ़ा दें, साइड क्या है 10%, तो 10% क्या होता है 1/10, तो 10% बढ़ा दोगे मतलब पहले क्या हुआ 10 से 11 हुआ। और एरिया पूछे तो इसको 2 बार रिपीट कर दो। भाई साइड दिया उसको एरिया पूछा तो 2 बार, ये तो साइड है, एरिया कैसे होता है, तो उसको 2 बार रिपीट कर दो 10 से 11। यहाँ आ जाएगा 100, यहाँ आ जाएगा 121, मतलब पहले एरिया 100 आ रहा था, अब 121 आ गया, तो कितना बढ़ गया 21%। किस पे, 100 पे इंटू 100, तो 21% इसका बढ़ जाएगा 21%, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो जब भी आपको ऐसा करना पड़े आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आप देखो यहाँ पे एक और सोचो, साइड दिया हो और आपको क्या दिया हो, साइड दिया हो, एरिया निकालना हो, तो अभी मैंने बताया क्या करोगे। ठीक। अगर आपको साइड दिया हो क्या निकालना हो, वॉल्यूम निकालना, तो आप ये प्रोसेस कितनी बार करोगे, 3 बार। साइड दिया एरिया निकालना तो ये प्रोसेस 2 बार करोगे, और साइड दिया हो एरिया निकालना हो तो आप ये प्रोसेस कितनी बार करोगे, 3 बार। साइड का मतलब होता है लेंथ भी हो सकती है, ब्रेड्थ भी हो सकती है, हाइट भी हो सकती है, समझ में आया, कुछ भी हो सकता है। और एरिया निकालना तो 2 बार करना है, साइड दिया हो और वॉल्यूम निकालना तो ये प्रोसेस कितनी बार करोगे, 3 बार। ठीक है। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है 10 देखते हैं, कह रहा है इंपॉर्टेंट सवाल, अच्छा सवाल, कह रहा है एक a crate of fruits contain 1 spoiled fruit for every 25 fruits। कह रहा है मतलब 25 फ्रूट में एक फ्रूट क्या हो जाता है, बेकार चला जाता है। एंड 60% ऑफ स्पॉइल्ड फ्रूट्स आर सोल्ड, 60% क्या होता है, सोल्ड हो जाते हैं। इफ द सेलर हैज सोल्ड 48% स्पॉइल्ड फ्रूट्स। ठीक। देन द नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द क्रेट वॉज। तो चलो आसान सवाल, कह रहा है फलों की एक टोकरी है, इसमें 25 फलों पर एक खराब है, मतलब 25 पे एक खराब है। खराब हो चुके फलों के 60% बिक्री हो जाती है। यदि विक्रेता ने 48 खराब फलों की बिक्री की है तो कह रहा टोकरों में फलों की संख्या है। तो ध्यान देना भाई वो कितना बेच देता है, परसेंटेज में अगर देते हो 60%, जबकि बेच कितना रहा है 48, तो 60% की वैल्यू क्या है 48। तो अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूँ तो 6 से काटूंगा तो 8 हो जाएगा, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100% की वैल्यू, यहाँ 10% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 आ जाएगी। मतलब इससे ये पता चल गया कि ये जो है ना, ये जो 80 आया है ना, ये खराब फल है, खराब मतलब खराब फलों की संख्या कितनी है 80, और इसमें बेचे कितने गए 48। अब जो मैंने आगे वाली लाइन पढ़ना, आगे वाली लाइन में बता रहे कि हर 25 पे एक खराब फल, हम लोग हर 25 पे एक खराब फल है। तो भाई देखो ध्यान देना, हम लोग हिसाब से कितना खराब फल आ रहा है, एक, जबकि सवाल में कितना है 80। तो भाई एक की वैल्यू 80 है, 80 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी 80 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब इसमें 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2000, तो टोटल फलों की संख्या क्या आ जाएगी 2000, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भाई देखो यहाँ से ये समझना है कि 60% उसने बेच दिया खराब फल, जबकि बेचे कि 48, तो 60 की वैल्यू 48 हो गई, तो टोटल खराब फल आ जाएंगे कितने 80। अब ये कह रहा है कि हर 25 पे एक खराब फल है, हर 25 पे एक खराब फल है, इसका मतलब है 25 टोटल होगा, उसमें एक खराब फल है, तो एक की वैल्यू 80 है, तो 25 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2000, तो 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता है समझ में आएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11, बिल्कुल ये सवाल वही है जो मैंने दूसरा सवाल कराया था। आई शुडेंट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ, मतलब उसको 3/4 से मल्टीप्लाई करना था, मतलब एक छात्र को 4/3 की बजाय 3/4 से मल्टीप्लाई, मतलब उसको 4/3 से मल्टीप्लाई करना था, उसने क्या कर दिया 3/4 से। तो भाई देखो ऐसे सवाल कभी भी आ जाए तो क्या करोगे, इसका एलसीएम लेके टोटल, जो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, टोटल नंबर आ जाएगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऊपर आएगा 16, नीचे आएगा 9। तो भाई देखो अगर वो 4/3 से मल्टीप्लाई करता तो आंसर क्या था 16, लेकिन उसने 3/4 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आ गया 9 आ गया। तो वही पूछ रहा है कि त्रुटि कितनी होगी, तो भाई कि 16 से 9 हो गया, कितनी कमी 7 से, किसके 16 इंटू। जब इसको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व कर लो, तो 4 से काटोगे तो 25 बार, 4 से काटोगे तो 4 बार, और यहाँ आ जाएगा 175/4। ठीक। इसको भाग दोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 16 और 3, तो 43 समथिंग आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जब इसको भाग दोगे तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। तो बिल्कुल सेम सवाल था। ये सवाल जानते हो कौन सा था? सेकंड, मैंने बताया नहीं था, सेकंड नहीं था, आई थिंक ये सवाल थर्ड वाला सवाल था। देखो बाय मिस्टेक वाला यही तो था। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 12। उम्मीद करता है आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है क्वेश्चन 12 है A reduction of 20% in the price of sugar enables a purchase to obtain 40 किलोग्राम more than 160 the original price of sugar per kg। कह रहा है चीनी कीमत में 20% कमी होने पर एक विक्रेता को 160 रुपये में 4 किलो चीनी अधिक मिलती है। तो कह रहा है प्रति किलो चीनी का मूल्य है। तो बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे प्राइस जो था वो कितना कम हो, 20% कम हो गया। 20% का मतलब क्या होता है? 20% का ऐसे सवाल जब भी आया था 20% मतलब क्या था? 1/5 और कमी हो गई मतलब प्राइस पहले 5 था, ये पहले वाली वैल्यू थी, और कमी होने के बाद की वैल्यू आती है। तो प्राइस जो था वो 5 से 4 हो गया। तो जब प्राइस 5 से 4 हो जाता है और इस सवाल में क्वांटिटी जब निकालनी होती है तो हम इसको रिवर्स कर देते हैं, 4 से 5 कर देते हैं। भाई प्राइस 5 से 4 हो गया तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 4 से 5 हो जाएगी। ऐसे सवाल में जब भी ऐसी लैंग्वेज आए समझिए, प्राइस क्या हो, 5 से 4 हो गई तो क्वांटिटी क्या हो, 4 से 5 हो गई। मतलब पहले क्वांटिटी 4 खरीदता था, अब कितना खरीद रहा है? 5 खरीद रहा है। कितना की बढ़ोतरी हुई? 1 की। तो हम लोग के हिसाब से 1 बढ़ रहा है, जबकि सवाल में कितना दिया है? 4 किलोग्राम बढ़ रहा है। भाई क्वांटिटी 4 किलो ज़्यादा ले रहा है ना, 1 को बनाना 4 तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। तो यहाँ भी 4 से करना पड़ेगा तो ये 16 हो जाएगा, यहाँ भी 4 से करोगे तो 20 हो जाएगा। मतलब अब पहले वो 16 किलोग्राम ले रहा था, वो 20 किलोग्राम ले रहा है। अब देखो द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर, ओरिजिनल प्राइस ये है। अगर प्रेजेंट की पूछे तो ये ओरिजिनल प्राइस कितना है शुगर बताना है। तो ध्यान देना भाई 160 रुपये है आपके पास और आप कितना खरीद सकते हो? 16 किलो खरीद सकते हो। तो ध्यान कितना हो जाएगा? 10 रुपये पर केजी आप खरीद सकते हो। तो ये ओरिजिनल प्राइस आ गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो अगर आप उससे ओरिजिनल पूछे तो आपको यहाँ जाना है ओरिजिनल, और आपको प्रेजेंट पूछे तो यहाँ जाना है, सॉरी प्रेजेंट पूछे तो यहाँ जाना, प्रेजेंट पूछे तो यहाँ जाना, ओरिजिनल पूछे तो यहाँ से आंसर निकालना। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है द इनकम ऑफ ए इज 60% लेस देन बी एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बी एक्सपेंडिचर। इफ द ए इनकम इज इक्वल टू 70% ऑफ बी एक्सपेंडिचर then what is the ratio of saving A and B। बहुत ही आसान सवाल, जो इजी सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर ए की जो इनकम है ना वो B से 60% कम है। तो देखो यहाँ A लिख लेते हैं, यहाँ B लिख लेते हैं। A की इनकम B से 60% कम है। 60% होता है 3, 5 कम है। मतलब अगर B को मैं 5 मान लूँ तो इससे 3 कम, मतलब 2 क्या होगा? एक इनकम, ये इनकम है और ये रेशियो होता है। मैं बता चुका हूँ क्या होता है, रेशियो होता है। तो इसको मैं क्या मान लूँगा? इसको मान लूँगा 2A, इसको मान लूँगा 5, 2A 5। ठीक है, ऐसे समझ। अब आगे देखो क्या कह रहा, एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा A इज इक्वल टू 60% ऑफ B एक्सपेंडिचर। मतलब A का जो एक्सपेंडिचर है वो B के 60% बराबर है। A की जो एक्सपेंडिचर है वो B के 60% बराबर है। अब देखो एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर देखो क्या, एक्सपेंडिचर 60% के बराबर। 60% क्या होता है? अभी मैंने बताया 60% होता है 3/5। मतलब अगर B का एक्सपेंडिचर अगर 5 है तो A का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये एक्सपेंडिचर है। ठीक, तो इसको मैं मान लेता हूँ P। ठीक है, एक्सपेंडिचर के रेशियो। अब समझिए A की जो इनकम है, A की जो, अब देखो आगे बढ़ते हैं। इफ A इनकम इज इक्वल टू 70% ऑफ B एक्सपेंडिचर। अब देखो ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। A की जो इनकम है, अच्छा A की इनकम कितनी है? 2 है। वो कितने? 70% के बराबर है। 70% मतलब 70/100 किसके? B के एक्सपेंडिचर के। तो B के एक्सपेंडिचर क्या है? 5B है, इसके बराबर हो जाएगा। बस सॉल्व कर लो भाई। ये काटोगे तो क्या आ जाएगा? 7/10। ये इसको काटेगा तो 2 आ जाएगा। मतलब A/B की वैल्यू क्या जाएगी? A/B की वैल्यू जाएगी 7/4। मतलब अब देखो A और B का क्या आ गया? 7/4 आ गया। तो भाई ये भी रेशियो होता है तो इसको मैं क्या मान लूँगा? 7x। इसको क्या मान लूँगा? 4y मान लूँगा। तो A की वैल्यू 7x और B की वैल्यू 4y हो जाएगा। ये यहाँ पे देखो, ये सवाल अच्छा सवाल। अब देखो आगे क्या करना है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग A एंड B। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग A एंड B। मतलब A और B की सेविंग का अनुपात बताना है। A और B की सेविंग का अनुपात बताना है। देखो A और B की सेविंग का अनुपात बताना है। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा। देखो A की वैल्यू 7x आ गई और B की वैल्यू 4x आ गई। तो मैं A के रख दूँ, A की 7x रख दूँगा तो क्या आ जाएगा? 14x। और ये क्या हो जाएगा? 35x। ये इनकम है। अब मैं B की वैल्यू 4x रख दूँगा तो क्या आ जाएगा? 12x। और ये हो जाएगा आपका 20B। तो भाई देखो ध्यान देना, ये इनकम है, ये खर्च करता है, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। तो इनकम में जब एक्सपेंडिचर, इनकम में जब एक्सपेंडिचर घटाते तो क्या आ जाता है? सेविंग। ये चीज़ याद रखना, इनकम में
जब एक्सपेंडिचर घटाते हैं तो क्या आ जाता है, सेविंग आ जाती है। तो 14 में जब 12x घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 2x, ये सेविंग आ जाएगा, ये ए की सेविंग है। और जब 35x में 20x घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 15x, ये बी की सेविंग है। यही तो पूछा है, कहते हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग ए एंड बी। देखो ए की इनकम कितनी है 14x और खर्च कितना करा 12x, तो कितना बच रहा है 2x। ऐसे बी की 35x और खर्च कितना करा 20x, तो क्या बचा 15x। यहाँ पे इनका रेशियो निकालना है तो ये x x कट जाएगा, क्या आ जाएगा, तो रेशियो करना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, देखो ये सब अपडेटेड सवाल है। जब क्या अपडेटेड, देखो 2020 के सवाल है, तो आप समझ सकते हो अच्छे लेवल के सवाल आए हैं। ठीक, अच्छे लेवल के सवाल आए हैं तो आप ये समझ सकते हो कि इनमें अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें आपकी गलती नहीं है, न इसमें मेरी गलती है। आपको इसको 2-3 बार समझना पड़ेगा क्योंकि ये सवाल बड़े अच्छे हैं। इनको 2-3 बार समझोगे तभी ये सवाल आएंगे। अब देखो ये सवाल कितना बढ़िया सवाल आएगा। कह ए बी एंड सी डिनोट्स 8%, 7%, 9% ऑफ द देयर सैलरीज रिस्पेक्टिव टू चैरिटेबल ट्रस्ट। मतलब कह रहा है ए और बी जो सी जो हैं वो क्या करते हैं, अपने वेतन का 8%, 7%, 9% दे देते हैं, और किसको देते हैं, ट्रस्ट है उसको दे देते हैं। द सैलरीज ऑफ ए एंड बी आर सेम, मतलब ए और बी की जो सैलरीज है वो सेम है, एंड दैट सेम, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर डिनोशन इज 259। मतलब उनके जो दान देने का जो इनकम है, दान देने का जो राशि है वो क्या है, 259 के डिफरेंस है। द टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज, द टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज 1185 मोर देन दैट ऑफ सी। मतलब सी से इतना ज़्यादा है। द टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड सी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सैलरीज ऑफ ए एंड बी एंड सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ लिख दो ए, यहाँ लिख दो बी और यहाँ लिख दो सी। भाई कितना डिनोशन करते हैं अपनी इनकम का, 8%, ये करता है 7%, ये करता है 9%। समझना, ठीक है। तो भाई देखो ए करता है 8%, बी करता है 7%। अगर मैं इनका अंतर देखूँ, 1% का अंतर है, अंतर किसके बराबर है, सवाल में अंतर किसके बराबर है, अंतर किसके बराबर है, ध्यान देना, अंतर बराबर है 259। 1% की वैल्यू 259 है, तो 100% की वैल्यू क्या रहेगी, 259,000, सॉरी 2 जीरो आएंगे। ठीक, तो ये आगे 100%, 100% में हमेशा क्या होता है, इनकम होती है। मतलब इसकी इनकम क्या है, 2,59,000, मतलब 25,900। इसकी भी इनकम क्या है, 25,900 होगी। क्यों भाई, देखो यहाँ पे क्या दिया, यहाँ दिया है सैलरीज ऑफ ए एंड बी आर सेम, मतलब ए और बी की जो सैलरीज है वो सेम। अब देखो आगे बढ़ते हैं। द टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो टोटल डोनेशन है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है किसके, सी से। अब देखना, अच्छा ए और बी का टोटल डोनेशन, भाई ए कितना करता है 8%, बी कितना 7%, तो टोटल डोनेशन कितना होगा 15%। द टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी, ठीक, इतना ज़्यादा है। तो अगर मैं देखूँ इनकम कितनी है, इनकम इतनी है, इनकम कितनी है, तो 25,900 है, और इसका टोटल डोनेशन कितना कर रहा है, टोटल डोनेशन कर रहा है 15%। ध्यान देना भाई, यहाँ पे अच्छा सवाल है, यहाँ पे ये लैंग्वेज पढ़नी जरूरी है। देखो क्या कहते हैं, टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी, तो ए और ए भाई 8% करता है, बी 7% करता है, तो दोनों कितना करते हैं 15%, अपनी इनकम का 15% करते हैं। तो टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी इतना ज़्यादा है सी से, इतना ज़्यादा है सी से, तो ध्यान देना, मोर देन दैट ऑफ सी। अब देखो अगर मैं भाई ये इनकम है, इनकम का इसका अगर मैं 15% निकाल लूँ, 15% निकालूंगा तो 15/100 यहाँ काटना पड़ेगा। तो इसका करूँगा तो 15 नहीं है 135, 13 से 15×5 = 75, 75 में करूँगा तो 88, 8 यहाँ से 15, 30, 38, तो इतना आएगा। मतलब इन दोनों का अगर टोटल डोनेशन निकालूँ तो इन दोनों टोटल डोनेशन कितना आ रहा है 3850, जो कि कितना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है सी से, इतना ज़्यादा है सी से। तो भाई देखो ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा सी। अगर मैं इसमें इतना घटा दूँ तो सी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि सी से इतना ज़्यादा है ना। तो अगर मैं इतना घटा दूँ तो 0 0 यहाँ 7 और 2 आ जाएगा, मतलब ये 2700 जो आ जाएगा, ये डोनेशन किससे आ जाएगा, ये आ जाएगा सी। भाई सी से इतना ज़्यादा है, तो अगर मैं इतना घटा दूँ तो सी की वैल्यू नहीं आ जाएगी, ये सोचो ना, ठीक है। तो सी का डोनेशन कितना 2700 भाई, जबकि सी का डोनेशन परसेंटेज में कितना दिया 9%। तो सी का डोनेशन परसेंटेज में 9% है, जो कि कितना है 2700 की वैल्यू है। अगर 1% की वैल्यू निकालूँ तो 1% यहाँ आ जाएगा 300। तो अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगा 30। समझ में। तो भैया सी की इनकम कितनी है 30,000,
सी की इनकम भाई जब ना देखो यहाँ पे सबके पता चल गया, ए की इनकम पता चल गई, बी ए की इनकम कितनी है 25,900, बी की इनकम कितनी है 25,900, सी की इनकम कितनी है 30,000। डोनेशन भी पता है, ए का डोनेशन 8% है, बी का डोनेशन 7% है, सी का डोनेशन 9% है, तो सबका पता चल गया अपनी इनकम का। अब आगे देखते हैं, अब सवाल खत्म हो गया, अब सवाल कुछ बचा नहीं। कह रहा है द टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड सी, ए और सी का जो टोटल डोनेशन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल सैलरीज ऑफ ए एंड बी एंड सी। अब देखो बहुत बढ़िया सवाल भाई, देखो ए का अगर मैं डोनेशन निकालूँ, ए का डोनेशन, ए का डोनेशन कितना है अपनी इनकम का 8%। भाई देखो दो 25,900 है, तो 8% इसका निकाल दो, 8% निकालोगे क्या आ जाएगा, 8 नहीं 72, 7 हासिल, और 8 पंच 40, और 40 और 7 47, 4 हासिल, 8 दूनी 16 और 20। तो ये ए का क्या आ गया, ए का डोनेशन है, ए का डोनेशन इतना है, ठीक। और सी का डोनेशन, तो सी का डोनेशन कितना भाई, सी का डोनेशन कितना 2700, इसको निकालने की जरूरत नहीं भाई, उसकी इनकम कितनी है 30,000 है, और 30,000 का कितना 9% डोनेशन करता है, तो 9% निकालो 2700 हो जाएगा। तो इन दोनों का जो टोटल डोनेशन है, तो भाई देखो 27,000 जोड़ देंगे, क्या जाएगा 2774। तो ये टोटल डोनेशन किसका हो गया, ये टोटल ए और सी का टोटल डोनेशन हो गया 4,700, ठीक। तो परसेंटेज निकालना कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल सैलरीज ऑफ ए एंड बी एंड सी। भाई इनकी सैलरीज टोटल कितनी, भाई इसकी 25,000, इसकी 25,900। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड सी, तो ए और सी का टोटल डोनेशन कितना है 4,772। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल सैलरीज ऑफ ए एंड बी एंड सी। देखो ए और बी और सी की अगर सैलरीज जोड़ोगे ना, तो देखो ए की कितनी 25,900, बी की कितनी 25,900, तो क्या हो जाएगा 51,800। 51,800 में जब 30,000 जोड़ोगे, क्योंकि सी का क्या है 30,000, तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा 81,800 इंटू 100 कर दोगे। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो ये अप्रोक्सीमेशन देखो 6 बार तो जा नहीं सकता, क्योंकि 8 6 के 48 होता है, तो ये 5 से थोड़ा कम ही जाएगा। ये मान के चलो कि 5.8 समथिंग जाएगा, या 5.9 समथिंग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का रहेगा, ठीक। तो अप्रोक्सीमेशन भी बहुत जरूरी है सवाल को। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अरे इन स्कूल 4% ऑफ स्टूडेंट डिड नॉट अपीयर फॉर द एग्जाम, एनुअल एग्जाम। 10% ऑफ स्टूडेंट्स हु appear for the exam could not pass the exam. Out of remaining students, 50% got distinction marks and 432 students passed the examination but could not get distinction marks. The total number of students in the school. तो बहुत ही इजी सवाल है, ये आपको सवाल पढ़ के ही समझ में आ गया होगा, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने, तो मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, x। 4% वाले ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया, तो कितने लोग ने दिया होगा 96%, 96/100। तो भाई टोटल अगर पूछा जाए तो x है, और कितने लोग ने एग्जाम दिया, तो x इंटू 96/100। अब कह रहा है 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास नहीं हुए, तो फेल हो गए, तो पास कितने हुए होंगे 90%, तो 90/100। इतने लोग पास हुए, इतने लोग पास हुए, और इतने में से 50% ऐसे हैं जिनको क्या हुआ, डिस्टिंक्शन मार्क्स दिया गया, डिस्टिंक्शन मार्क्स देकर पास किया गया, मतलब 50% मतलब होता है 1/2। इतने लोग ऐसे, देखो टोटल अगर पूछा जाए तो x, एग्जाम कितने दिए इतना, ठीक है, पास कितने हुए तो इतना, और इसमें से पास कितने किए गए हैं, तो मतलब डिस्टिंक्शन मार्क्स देकर 1/2 ये आया है। ये टोटल स्टूडेंट कितने आ गए 432 स्टूडेंट्स पास द एग्जामिनेशन बट नॉट डिस्टिंक्शन मार्क्स। तो देखो इतने दिए तो इतने बचे होंगे ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी 432 के आसपास। अब इसको सॉल्व कर लो, भाई इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 से 0 गया, ठीक है, ये 9 से काटो तो 9 चौके 36 और 9 अट्ठे 48, इसको ये काट देगा 2 बार और 2 इसको काट देगा। यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 1000, मतलब 100 के आसपास आ जाएगी, 100 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक। यहाँ पे आंसर 1000 आ रहा है, क्या आ रहा है 1000, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन गलत है, यहाँ 1000 आएगा, ठीक। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, समझना। द मंथली सैलरीज, जब मंथली, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में आया है ऐसे सवाल, ठीक।
द मंथली सैलरीज ऑफ अ पर्सन वॉज 50,000. He used to spend on three heads: personal, family's expenses, and taxes, philanthropies, and the rest were his savings. E was 50% of the income, T was 20% of E, P was 50% of T. When his salary got raised by 40%, he maintained the average level of E. But T become 30% of E and P become 20% of T. तो बहुत ही बड़ा सवाल है, तो इसको समझाते हैं. कह रहा है एक पर्सन है, उसकी इनकम कितनी है, एक पर्सन उसकी इनकम कितनी है, एक पर्सन है उसकी इनकम कितनी है, उसकी इनकम है 50,000. समझ में? एक पर्सन है उसकी इनकम कितनी है 50,000 उसकी इनकम है. ही यूज टू एक्सपेंड ऑन थ्री हेड्स, मतलब वो अपना जो पैसा है वो तीन लोगों पे खर्च करता है. एक खर्च करता है ई पे, एक्सपेंसेस पे, एक खर्च करता है टी पे, टैक्सेस पे, और एक खर्च करता है पी पे, फिलैंथ्रोपी पे, और बाकी बच जाता है उसका रेस्ट. बाकी बच जाता है उसका रेस्ट. इतना समझे? ठीक. अब देखो आगे देखते हैं. E was 50% ऑफ इनकम, मतलब E was 50% ऑफ इनकम, मतलब इनकम अगर 50,000 तो E क्या है उसका 50%. 50% मतलब आधा कितना जाएगा 25,000. इसी से भाई E जो है वो E क्या है, E क्या है समझना. देखो E जो है वो अपनी इनकम का 50% है. E के पास अपनी इनकम का 50% है. भाई 50% क्या होता है आधा. भाई उसकी इनकम अगर 50,000 है तो E के पास कितना होगा, E के पास हो जाएगा E 50% ऑफ द इनकम. तो इनकम का 50% मतलब 25,000 होगा. अब आगे देखो T वॉज 20% ऑफ E. T जो है वो 20% ऑफ E. E के पास कितना है 25,000. इसका 20% होता है 1/5, तो कितना हो जाएगा 5,000. 5,000 आ जाएगा T के पास. आगे देखते हैं. ठीक. एंड P वॉज 50% ऑफ T. भाई देखो T के पास कितना है 5,000. इसका 15% क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 750 किसके आ जाएगा, ये 750 जाएगा पी के पास. ठीक, पी के पास आ जाएगा. तो अब इसके पास देखो ये रेस्ट वाला है, रेस्ट बचा कितना है. तो अगर मैं देखो 50,000 में 30,000 37,500, तो 30,000 देखो 50,000 है. 50,000 में क्या घटा दूँ, 30,750 घटा दूँ तो क्या बचेगा 0, 5, ये 2, ये 9, ये कितना बचेगा 19,250. 19,250 बचेगा, 19,250 बचेगा. ठीक. तो ये रेस्ट है, रेस्ट इतना बचा. अब देखो सवाल क्या हुआ, देखो जैसे सवाल बोलता गया वैसे वैसे मैं लिखता गया. अब आगे देखते हैं क्या होता है सवाल में. आगे देखते हैं. आगे देखो क्या गया. आगे देखो यहाँ तक हो गया. वैन हिज सैलरी मतलब जब उसका इनकम रेज बाई 40%. भाई पहले उसकी सैलरी कितनी थी 50,000 थी. अब कह रहे हैं उसको जब 40% बढ़ा दे, 40% से बढ़ा दे. इसको जब 40% बढ़ाओगे ना तो 50,000 का क्या निकलना, 40% मतलब 2/5, तो बढ़ा दोगे तो हो जाएगा 7,500. मतलब इसको जब काटोगे तो कितना आ जाएगा 70,000 आ जाएगा. ये चीज़ आप निकाल सकते हो, मैं इतना मुझे मालूम है. भाई इसको तुम 40% से बढ़ा दोगे, 40% बढ़ाओगे तो किससे गुणा करोगे, भाई 50,000 है, इसको 40% बढ़ाओगे तो 140/100 से गुणा करोगे. इसको जब सॉल्व करो कितना आ जाएगा 70,000. समझे, तो 70,000 हो गया. अब इनकम क्या हो गई 70,000 हो गई क्योंकि 40% बढ़ गई. आगे देखो ही मेंटेन द एवरेज लेवल ऑफ ई. ई ने क्या किया है, ई अपना ई जितना परसेंटेज लेता था उतना ही परसेंटेज अभी भी ले रहा है. मतलब ई क्या करता था, इनकम का 50% अपने पास रखता था, तो अभी भी वो 50% ही रख रहा है. 50% जब इसका निकालोगे इनकम का, इस समय इनकम क्या 70,000, 50% निकालोगे तो क्या जाएगा 35. अब देखो बट टी बिकम 30% ऑफ ई. भाई ई के पास 35,000 है, इसका 30% 3/10 तो करोगे क्या आ जाएगा 105 मतलब 10,500. ये कौन रख रहा है, टी रख रहा है. एम पी बिकम 20% ऑफ टी. तो इसका 20% निकालोगे 1/5 मतलब क्या आएगा 2100. 2100 कौन रख रहा है, ये रख रहा है, पी रख रहा है. तो बच्चा कितना होगा, देखिए बच्चा कितना होगा, 40,000, 40,500, 40,500, 47,600. तो जब 70,000 में 47,600 घटाओगे तो कितना बचेगा 0, 0, 4, यहाँ बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ बच जाएगा 2, कितना बचेगा 22,400 बचेगा, 22,400. अब देखो पूछ क्या रहा है, बाई व्हाट परसेंटेज इज द न्यू सेविंग मोर और लेस देन द अर्लियर सेविंग. मतलब भाई पहले सेविंग कितनी हो रही थी, ये रेस्ट में सेविंग इसको कह सकते हैं. पहले हो रही थी 19,000, अब कितनी हो रही है, अब हो रही है 22,400. तो भाई कितनी बढ़ गई, आपको क्या देखना कितनी बढ़ गई. तो जब इसमें घटाओगे तो क्या बच जाएगा
इसमें देखो 19,000, 250 कटाओगे तो 150 यहाँ बचेगा, 3,150। 3,150 ये क्या हो गया, ये सेविंग क्या हो गई, ये बढ़ गई। तो भाई 3,150 बढ़ गई किस पे, 19,250 इंटू। तो जब सॉल्व करोगे तो 1/6 मतलब 16% समथिंग आएगा, 16% के अप्रोक्स आंसर आएगा। तो 16% कहाँ है, 16% मतलब बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 16%, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, ये वाला कम हो रहा है तो ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी इज 300% मोर देन डेट ऑफ टाउन ए। मतलब एक टाउन ए है और एक टाउन बी, तो बी का जो है टाउन, उसमें जो पॉपुलेशन की बात हो 300% ज़्यादा है ए से। अगर ए को मैं 300% क्या होता है, 3% होता है। अगर मैं ए को 100 मान लूँ तो इसके 300 ज़्यादा मतलब 400 क्या है, बी के पास है। फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, तो इनका रेशियो निकाल लो, इनका रेशियो निकाल लोगे तो 0 0 कट जाएगा, एक रेशियो 4 जाएगा। फॉर 2 ईयर्स द पॉपुलेशन ए इंक्रीज बाई X% पर ईयर एंड that of B decrease by same percentage per year. After 2 years, if the population A and B become equal, then the value of X, the value of X, अब देखो जरा 2 साल के बाद, देखो 2 साल के बाद ये मान लेते हैं ये 1 है, इसकी इनकम 1 है। 2 साल के बाद, 2 साल के बाद क्या होगा, कह रहा ए की पॉपुलेशन X% बढ़ जाती है। अगर मैं इसको X% बढ़ा दूँ तो 100 प्लस X/100 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये 1 साल का हो जाएगा। तो इसको ऐसे 100 प्लस X/100 होगा, 2 बार कर दूँगा। अभी देखो बी की इनकम कितनी है, 4 है। अगर मैं इसको क्या करूँगा, 2 साल बढ़ा दूंगा और इसको क्या करना है, बी डिक्रीज हो रहा है सेम परसेंटेज पर ईयर। तो बी क्या हो रहा है, एक्स से डिक्रीज हो रहा है 2 साल के बाद। तो 100 माइनस X/100 से गुणा करूँगा और फिर 100 माइनस X/100 से गुणा करूँगा। अब ये देखो ये 2 बार क्यों किया है, 2 बार इसलिए किया है कि 2 साल बार हो रहा है। उसके बाद कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए एंड बी बिकम इक्वल। देखो भाई अगर तुम इसको X% से बढ़ा दोगे 2 बार और इसको X% से घटा दोगे 2 बार, तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो बराबर हो जाती है। तो इसके हमने क्या कर दिया, बराबर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 ये 0 ये 0 इस 0 से कट जाएगा, ठीक, यहाँ आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 100 प्लस X, ठीक है, और 100 माइनस X का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4/1, 4/1। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा ये स्क्वायर वहाँ जाएगा तो रूट हो जाएगा। 100 प्लस X और 100 माइनस X क्या हो जाएगा, ये रूट का 4/1 हो जाएगा। तो मतलब हो जाएगा 2/1। तो आप सॉल्व कर लो। तो इसको कॉम्पोनेंटो डिमोनेंटो लगा लो, कॉम्पोनेंटो और डिमोनेंटो कैसे लगाते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 100 प्लस X, ये जाएगा 200 माइनस 2X, यहाँ आ जाएगा ये 3X हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3X हो जाएगा, यहाँ बचेगा 100। तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100/3, मतलब हो जाएगा 33 सही 1/3। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में। बहुत ही आसान सवाल था, देखो कितना इजी सवाल था, ठीक है। कहीं इसमें कोई लॉजिक साइंस वाइंस लगा नहीं लगा, बहुत इजी सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ ए इज 28% बी देन बी एंड सी इज 25% लेस देन सम ऑफ ए एंड बी। तो देखो यहाँ पे ए बी सी की बात हो रही है, ए बी और सी की बात हो रही है। ए जो है वो 28% ज़्यादा है बी से, तो बी अगर मैं 100 मान लूँ, ए 28 ज़्यादा है मतलब 128। अब आगे देखो C इज 25% लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का सम क्या आ जाएगा भाई, ए 128 है, बी 100 है, तो इनका सम क्या हो जाएगा 228। इससे क्या है 25% कम है, 25% क्या होता है 1/4, तो 1/4 कम है तो क्या हो जाएगा 3/4। इसको सॉल्व कर लो, ठीक। तो सी आ जाएगा, ये सी आ जाएगा, तो काटोगे ये आ जाएगा 11 11 9, ये आ जाएगा 2 से काटोगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ काटोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 59.5 इतना आएगा। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा ये 228 आ रहा था, 228, ठीक। तो 228 आ रहा था, इसको काटोगे तो ये कट जाएगा, पूरा कट रहा है। देखो 4 से काटोगे तो 5 बार 20 या 7 बार 57, 57 का गुणा 3 में कर दोगे क्या आ जाएगा 171। अब देखो व्हाट परसेंटेज देन बाय व्हाट परसेंटेज विल सी बी मोर देन ए। मतलब कह रहा है सी जो है वो ए से कितना परसेंट ज़्यादा होगा। तो भाई देखो कितना ज़्यादा है, एक्चुअली में देखा जाए तो 43 ज़्यादा है। किससे, ए से। ए क्या है 128। तो खुद सोचो अगर ये 43 है, अगर ये 129 होता तो इसको 3 बार काट देता, और 1/3 क्या होता है 100%।
तो 1/3 अगर ये ज़्यादा होता तो क्या आता, 33% आता, 33%, लेकिन ये ज़्यादा तो है नहीं, कम है, ये कम है, तो वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, तो ऑप्शन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं तो अप्रोक्सीमेशन भी थोड़ा बहुत आना चाहिए आंसर को लगाने में, कैलकुलेशन यहाँ पे कोई मतलब बनता नहीं है भाई। तो अगर ये 43 होता और ये 129 होता, इंटू 100 होता, ये 3 बार काट देता तो हो जाता है 1/3, 1/3 क्या होता है, 33 सही है, 1/3% होता है कि नहीं। लेकिन ये ज़्यादा नहीं है, ये कम है, ये ज़्यादा नहीं कम है, तो मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू थोड़ी और बढ़ जाएगी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह इफ 60% ऑफ नंबर इज 120 मोर देन 20% ऑफ नंबर, देन 28% नंबर इज लेस देन 33% ऑफ द नंबर बाय। बहुत ही आसान सवाल है, देखिए सवाल बहुत ही आसान है, सवाल में कुछ है नहीं। ठीक है, देखते हैं। कह रहा कोई नंबर है उसका 60% जो है, किसी नंबर का 60%, तो मान लेते हैं नंबर क्या है x, इसका 60% क्या होता है 3/5। ठीक, उस नंबर के 20% से, उस नंबर के मतलब नंबर के x उसके 20%, 1/5 से कितना ज़्यादा है, 120 ज़्यादा, ये बराबर हो जाएगा। सॉल्व कर लो, दिया जाएगा 3x/5, यहाँ लिया होगा तो -x/5, ये हो जाएगा 120। तो ये सॉल्व करोगे तो 2x/5 इक्वल टू 120, इसको ये काट देगा 60 बार, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 300, तो x की वैल्यू 3 से आगे मतलब नंबर क्या होगा 300। अब आगे पढ़ते हैं। देन 28% ऑफ नंबर, भाई 300 का 28% अगर तुम निकालोगे तो क्या जाएगा 84। ठीक, लेस देन 33% ऑफ द नंबर, तो 300 का अगर मैं 33 मतलब 1/3 निकाल तो क्या जाएगा 100। तो भाई देखो ये 100 से कितना कम है, आपको बताना है भाई। 84 जो है 100 से कितना कम है, तो आपको 16 क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर। तो इसी से कंपेयर भाई 16 कम है किससे, इससे नीचे रख दोगे, इंटू 100 कर दोगे, तो 16 इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इफ 25% ऑफ हाफ ऑफ x इज इक्वल टू 25 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30%, 1/4 ऑफ y, कह रहा देन x इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन y। बहुत आसान सवाल है। देखो x का हाफ क्या होगा 1/2 का 20% क्या होता है 1/4 इज इक्वल बराबर है द वैल्यू ऑफ 30% 1/4 ऑफ y, तो y के 1/4 का 30% 3/10 का 2.5 टाइम्स मतलब था 5/2 बराबर। आप सॉल्व कर लो भाई, ये 4 से 4 गया, ये 2 से 2 गया, 5 इसको काट देगा 2 बार, तो x/y की वैल्यू क्या जाएगी 3/2। अब देखो तेरा x इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन y, तो x जो है वो y से कितना ज़्यादा कम है, तो x जो है 3 है तो y 2 है, तो कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, किससे y से, तो कर दो क्या जाएगा 50%, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 50% ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल था। ये देखो क्वेश्चन नंबर 21, बिल्कुल सेम सवाल है, ये सवाल हमने कराया था। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। अब ये सवाल किसके समान है देखो, मैं बता दे रहा हूँ। ये सवाल मैंने कराया था जी, ये वाला सवाल, ये वाला नहीं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 के बराबर। किसके बराबर है, क्वेश्चन नंबर 5। तो आप थोड़ा इसमें दिमाग लगाइए, क्वेश्चन नंबर 5 की सेम है, जो कंसेप्ट हमने वहाँ यूज़ किया था वही यहाँ पे यूज़ किया। ये देखो तो क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है इन द एग्जामिनेशन ए ऑब्टेन 10% मोर मार्क्स देन बी। देखिए यहाँ पे ए है, बी है, सी है और क्या डी है। ए को क्या करता है 10% मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं बी से। बी को अगर मान लो 10 मिले तो उसको 10% क्या होता है 10% होता है 1/10, तो ज़्यादा मिले तो बी को अगर 10 मिले तो उसको 1 ज़्यादा मिलेंगे, मतलब 11 मिलेंगे। तो ए ऑब्टेन 10% मार्क्स देन बी एंड बी ऑब्टेन्स 20% मार्क्स देन सी। 20% क्या होता है 1/5, तो ज़्यादा मिले तो प्लस, मतलब अगर सी को 5 मिले तो बी को क्या मिलेंगे, बी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन सी, तो इसको 1 ज़्यादा मिलेंगे मतलब 6 मिलेंगे। अब देखो सी ऑब्टेन 25% लेस देन डी, तो अगर डी को अगर 100 मिले तो 32 ज़्यादा कम मिलेंगे, मतलब 68 मिलेंगे। अब इसको आप काट सकते हैं, सब रेशियो होता है, तो काटोगे तो क्या जाएगा 25, 4 से काटोगे क्या जाएगा 27, ये सब रेशियो होता है। अब जब भी ऐसा आ जाए तो हम लोग क्या निकालना, डायरेक्ट ए बी सी निकालना, तो आपको कुछ नहीं करना, ये 10 यहाँ शिफ्ट कर दो, यहाँ जगह खाली 5, यहाँ 17 वाला शिफ्ट कर दो, 17 और यहाँ पे देखो 6 शिफ्ट कर दो।
अब इनका मल्टीप्लाई कर लो। अब तो क्या पूछ रहा है, ए ऑब्टेन्ड 272 मोर मार्क्स देन सी, ए को सी से कितने ज़्यादा मिले। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ तो 11 का गुणा जब करूँगा 17 में तो क्या आ जाएगा 187 इंटू 6 कर दूँगा तो क्या आ जाएगा यहाँ 42 और यहाँ आ जाएगा 48 और 4 52, यहाँ आ जाएगा 6 3 6 11, मतलब आएगा 1122। ठीक, अगर सी का देखूँ तो सी का कितना आ जाएगा 850। तो भाई कितना ज़्यादा आ रहा है, हम लोग हिसाब से 272 ज़्यादा आ रहा है, 272 ज़्यादा आ रहा है, वही सवाल में दिया भी है। तो कह रहा है देन मार्क्स ऑब्टेन बाय बी, तो बी द्वारा कितना ऑब्टेंस किया गया तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, बाय बी द्वारा इतना ऑब्टेंस किया गया तो इसका मल्टीप्लाई करो तो 1020 ऑप्शन नंबर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है when the price of an items was reduced by 25% then its sales were increased by x%, if there is an increase of 20% receipt of revenue then the value of x। बहुत ही आसान सवाल है। देखो प्राइस क्या हुआ, प्राइस क्या हुआ 25% से कम हो गया, 25% क्या होता है 1/4 और कम हो गया, प्राइस क्या हो गया 4 से क्या हो गया 3 हो गया, कम हो गया। तो प्राइस कम हो गया तो क्या हुआ, इससे रेवेन्यू क्या हो गई, रेवेन्यू क्या हो गई इंक्रीज हो गई, रेवेन्यू इंक्रीज हो गई कितनी 20%। तो प्राइस में रेवेन्यू का यदि तुम मल्टीप्लाई कर दो, प्राइस में यदि तुम रेवेन्यू का भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा सेल आ जाएगा। ठीक, इस चीज़ को समझिए, यदि प्राइस में तुम क्या कर दो रेवेन्यू का भाग दे दो तो क्या आ जाएगा सेल आ जाएगा। ठीक, तो देखो सेल क्या हो गया 20% से क्या हो गया 20% से क्या हो गया भाई, प्राइस में यदि रेवेन्यू का भाग दे दो क्या आ जाता है सेल आ जाता है। तो देखो सेल क्या हो गया 20% से बढ़ गया, 20% क्या होता है 1/5 तो बढ़ गया मतलब प्लस, मतलब 5 से क्या हो गया 6 हो गया। अब यहाँ से देखो मैंने कहा था ये सेल आएगा, प्राइस में यदि रेवेन्यू का भाग दे तो क्या है सेल आ जाएगा, मतलब 4/5 वही हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा 3/6 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है when the price of an item was reduced by 25% then its sale were increased by x%, if there is increase of 20% in the receipt of the revenue then the value of x, then the value of x। ठीक, तो प्राइस जो है 25% कम हो गया, तो प्राइस क्या हो गया 25% कम हो गया, 25% मतलब होता है 1/4 कम हो गया मतलब माइनस, मतलब प्राइस हो गया 4 से कम 3। ठीक, कह रहा है सेल जो है वो x% बढ़ गया, सेल जो है x% बढ़ गया है तो सेल क्या हो गया x से y हो गया। तो भाई देखो प्राइस कम हो गया है सेल क्या हो गया बढ़ गया, तो बढ़ गया मतलब कितना बढ़ गया हमें नहीं पता ना, तो हम लोग लिख लेंगे x से y। तो देखो एक फॉर्मूला होता है प्राइस का यदि सेल में मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या जाएगा रेवेन्यू हो जाता है, प्राइस में यदि सेल का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या जाता है रेवेन्यू हो जाता है। तो रेवेन्यू में देखो क्या हो गया 20% से रेवेन्यू क्या जाएगा बढ़ जाएगा, 20% से बढ़ गया मतलब 1/5 बढ़ गया मतलब प्लस, मतलब 5 से क्या हो गया 6 हो गया। तो जब भी अब ऐसा सवाल आए तो हमें क्या निकालना है x y निकालना होता है। तो बस यहाँ पे देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करो 6 आएगा, तो क्या हो जाएगा 4x/3y की वैल्यू क्या जाएगी 5/6। तो इससे कट जाएगा 2 तो जाएगा 4x, यहाँ पे आ जाएगा 8x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 5/5, x/y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/8 मतलब 3 बढ़ गया। तो भाई यहाँ पे क्या हो गया x के 3 बढ़ गया किस पे 5 पे इंटू 100, तो क्या हो गया यहाँ पे हो जाएगा 60%, 60% इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सवाल आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ठीक, तो ये सवाल हमने राकेश सर में बहुत कराए हैं। ठीक है, क्या अमन्स एनुअल इनकम हैज़ इंक्रीज बाई 20 लाख, मतलब अमन की जो इनकम है वो 20 लाख से बढ़ गई है, बट द टैक्स और इनकम दैट हैज़ टू पे हिज रिड्यूस 20% टू 16%। देखो एनुअल अमन का जो एनुअल इनकम है वो 20 लाख से बढ़ गई, लेकिन उसका जो टैक्स है ना वो 20% से क्या हो गया 16%। तो हाउ, तो कह रहा है ही नाउ पेज द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स एज अर्लियर, लेकिन अभी भी वो इतना ही टैक्स दे रहा है जितना पहले दे रहा है। तो व्हाट इज द हिज न्यू टोटल इनकम, उसकी न्यू टोटल इनकम क्या है। तो ध्यान देना ऐसे सवाल कभी भी आना तो उसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखो ये सवाल बहुत लंबा है लेकिन इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो टैक्स क्या हो गया 20 से 16% हो गया, टैक्स क्या होगा 20 से 16% हो गया, मतलब कितने परसेंट कम हो गया 4%। ठीक, तो 4% हो गया, 4% किसके बराबर होगा भाई, देखो 16% का मल्टीप्लाई जब इसमें कर दोगे ना तो क्या हो जाएगा ये 16 मतलब 20 लाख, लाख मतलब 5 जीरो, इसमें 16% जब निकालोगे ये 2 2 जीरो कट जाएगा
क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 32 मतलब 3,20,000, 3,20,000। तो 4% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3,20,000 आ जाएगी। तो अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूँ क्या आ जाएगा, 80,000। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80,000 हो जाएगी। तो 2 जीरो जब इसमें लगा दूंगा तो क्या आ जाएगी, 80 लाख के बराबर हो जाएगा, 80 लाख। मतलब पहले उसकी जो इनकम थी, पहले उसकी इनकम थी कि 80 लाख थी। देखो व्हाट इज द न्यू टोटल इनकम, तो पहली वाली इनकम कितनी थी, 80 लाख थी, 80 लाख। अब कह रहा 20 लाख से और बढ़ गई है, तो न्यू इनकम क्या हो गई, 100 लाख, 100 लाख न्यू इनकम हो गई। यहाँ से देखो ये 100% जो आता है ना, ये पुरानी इनकम आती है, पुरानी इनकम, पुरानी इनकम आती है। पुरानी इनकम कितनी थी, 80 लाख थी, 20 लाख से बढ़ गई तो कितना हो गया, 100 लाख। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे 25 क्वेश्चन ही कवर करना ठीक रहेगा। ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो कि आपको देखने में प्रॉब्लम है। कह रहा एन एग्जामिनेशन वॉज हेल्ड 5 सब्जेक्ट, कह रहे एक एग्ज़ाम हुआ है जिसमें 5 सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट का जो मैक्सिमम मार्क्स है 100 का है। तो इसमें से उसने कितने, एक में 82, एक में 97, एक में 88, एक में 91 ऑब्टेन किया। तो कह रहा है उसका टोटल कितना 90% है। फाइंड हिज मार्क्स इन द 5th सब्जेक्ट। देखिए ये सवाल जो है ना, अगर आप एवरेज से करोगे ना तो बहुत ही मज़ा आ जाएगी, ठीक। अप्रोक्सीमेशन का यूज करोगे तो और सवाल आसान हो जाएगा। देखो कह रहा है उसको हर सब्जेक्ट में यदि 90% मिले, हर सब्जेक्ट में 90% मिले, तो ध्यान देना यहाँ पे देखो पहले में कितने मिले 82, तो कितना कम मिला -7। यहाँ 97 कितना ज़्यादा मिला +7। यहाँ जब 88 मिला कितना कम मिला -2। यहाँ देखो कितना ज़्यादा मिला 1 ज़्यादा मिला। तो मतलब जो उसका जो 5th सब्जेक्ट होगा ना उसमें 90 तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पे जो साइन होगा ना उससे पता चल जाएगा उसको कम मिलेगा कि ज़्यादा मिलेगा। तो उसको सॉल्व करोगे तो -10, इसको सॉल्व करोगे तो +8, क्या जाएगा -2। भाई देखो -2, ध्यान देना -2 ये बता रहा है, -2 ये बता रहा है कि अगर इसको एवरेज को बराबर करना है ये -2 क्या करना पड़ेगा। तो ध्यान देना यहाँ -2 आया है, -2 का मतलब क्या, -2 का मतलब ये है कि उसका जो 2 नंबर एवरेज को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो जहाँ पे जो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है ना, जब भी यहाँ पे -2 वैल्यू क्या है -2 आएगी, ठीक। -2 मतलब ये -2 वैल्यू जो आएगी, इसको अगर हमें पाँचों सब्जेक्ट निकालना तो इसका साइन चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। क्यों, मैं देखो ऐसे समझो, सबको 90 रुपये मिलने थे, इसको 82 मिले तो 8 रुपये यहाँ बढ़ा कि नहीं बढ़ा, 8 रुपये हमारे पास जेब में आएगा कि नहीं। यहाँ 7 रुपये ज़्यादा 7 रुपये मिला तो 7 रुपये घटेगा कि नहीं घटेगा। यहाँ इसको 88 मिले मतलब 2 रुपये कम मिला, मतलब 2 रुपये हमको मिलेगा, फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। यहाँ 91 मिले मतलब 1 रुपये का हमें लॉस होगा कि नहीं होगा। ध्यान देना हम लोग को अगर जेब में कितना जा रहा है 7 और जेब से जा कितना रहा है 8, भाई ध्यान देना हमारी जेब में कितना ज़्यादा आ रहा है 8 और 2 10 ज़्यादा आ रहा है, और जा कितना रहा है 8 जा रहा है, तो कितना बच रहा है 2, तो 2 और बच रहा है हमारी जेब में। तो भाई 90 तो मिलेगा ही, 2 और मिलेगा तो ये हो जाएगा 92 हो जाएगा। 92 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 92 इसका राइट आंसर हो जाएगा और कोई ऑप्शन नहीं। तो ये था पिनक्कल की जो बुक है मैथ्स की 6800, तो उसका जो ये 15 चैप्टर है परसेंटेज, तो परसेंटेज का ये पहला पार्ट था जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक के क्वेश्चन को कवर किया। और क्वेश्चन का लेवल देखा होगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इनको लगाइए, फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 82998166 ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये अभी 2-3 वीडियो यूट्यूब पे आएगी, डेमो आएगी, इसके बाद जो बंदा पेड किए होगा सिर्फ उसी को वीडियो प्रोवाइड हो पाएगी, ठीक है। तो जल्दी प्रोवाइड कर लीजिए, पेड ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको SSC CGL 2020 में मैथ्स में 50 और 50 लाने हैं, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।